तो गाइस अर्नब गोस्वामी को एक बार फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है। अर्नब गोस्वामी का जो अरेस्ट हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने ये वीडियो देखी होगी, वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में। लेकिन सबसे पहली बात जो ये बताने की आप लोगों को ज़रूरी है कि जो अरेस्ट किया गया ये किसी टीआरपी स्कैंडल या फिर डिफेमिंग की वजह से अरेस्ट नहीं किया गया। यह अरेस्ट किया गया है अर्नब गोस्वामी को मर्डर केस की वजह से। अन्वय नाइक का एक डेथ हो जाती है। अन्वय नाइक एक आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर थे जिनकी डेथ हो जाती है, जो कि सुसाइड कर लेते हैं वो और उनकी मम्मी दोनों सुसाइड कर लेते हैं। और सुसाइड नोट में ये नाम मेंशन करते हैं रिपब्लिक भारत टीवी का, रिपब्लिक नेटवर्क का या फिर अर्नब गोस्वामी का नाम। इसमें अर्नब गोस्वामी अकेले नहीं है, इनके साथ दो और लोग हैं, रोज शेख और नीतीश शारदा। इन दोनों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। इन पे जो एक्यूजन लगा है वो है क्या, ये लोग अन्वय नाइक के साथ एक काम कराते हैं, अन्वय नाइक से एक काम कराते हैं जिसके ये लोग पैसे नहीं चुकाते हैं, जिसकी वजह से पैसे ना होने की वजह से वो सुसाइड कर लेता है। इन तीनों पे 83 लाख, 4 करोड़ और 55 लाख रुपीस ना देने का आरोप है। 5.5 करोड़ का ये टोटल मसला है, 5.5 करोड़ रुपए का मसला है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि ये केस आज का नहीं है, ये केस है 2018 का। लेकिन 2018 का इस केस को बंद कर दिया गया था। ऐसा हुआ क्यों था कि 2018 में जो गवर्नमेंट थी महाराष्ट्र के अंदर वो बीजेपी की थी और जो इस वक्त के मुख्यमंत्री थे वो थे देवेंद्र फडणवीस। अर्नब गोस्वामी के एक अच्छे रिलेशंस होने की वजह से होम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक अच्छे रिलेशन होने की वजह से इस केस को बंद कर दिया जाता। पुलिस फाइल क्लोज कर देती है और कोर्ट से भी ये ऑर्डर आ जाता है कि फाइल क्लोज करो। लेकिन समय बीतता और गवर्नमेंट चेंज होती है और इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो है शिवसेना की और हमारे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, जिसके पास जो नाइक की फैमिली होती है, जो नाइक की वाइफ होती है और उनकी फैमिलीज होती हैं, वो ये बोलती है कि इस केस को दोबारा जांच की जाए और इस केस को रीओपन किया जाए। जिसके पास जो होम मिनिस्टर्स होते हैं उनकी तरफ से इस केस को दोबारा रीओपन किया जाता है और जिस केस में इसको अरेस्ट किया जाता है। अब अर्नब गोस्वामी को बहुत से लोग देख रहे होंगे कि कैसे घसीटा जा रहा है, लेकिन अगर हम उसी से सिर्फ 2 मिनट पहले रिवाइंड करें तो हमें साफ देखने को मिलेगा अर्नब गोस्वामी आराम से सोफे पे बैठे हैं और पुलिस उनसे रिक्वेस्ट करी, सर प्लीज़ हमारे साथ कॉपरेट कीजिए, और अर्नब गोस्वामी कॉपरेट करने को तैयार है ही नहीं। उनके अच्छे रिलेशन होने की वजह से हमें लगता है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इसके बहुत जल्दी मिल जाएगा इस केस में फिर से। हालांकि जो नाइक की फैमिली है वो वेलकम करती है इस डिसीजन का अरेस्ट को, और वो ये तक कहती है कि हमने सोचा नहीं था इतने पावरफुल पर्सन का भी अरेस्ट हो सकता है। और वो ये भी कहती है कि इसका कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, इसे पॉलिटिसाइज मत कीजिए। जो रिपब्लिक भारत है वो एज यूजुअल फेक न्यूज़ बहुत अच्छे लेवल पे फैलाना शुरू कर देता है कि उनसे क्वेश्चन पूछा गया सुशांत सिंह राजपूत केस में, ड्रग्स पे, डिफरेंट चीज़ों पे, इसलिए मुंबई पुलिस जो है बदला ले रही है। अर्नब गोस्वामी के अरेस्ट के बाद रिएक्शन देखने को मिलता है बड़े बड़े पॉलिटिशियंस में। बड़े बड़े पॉलिटिशियन ट्वीट करते हैं और इवन बीजेपी तो रैली तक निकालती है। बीजेपी रैली निकालती है, मतलब एक जर्नलिस्ट जिसे अरेस्ट कर लिया गया सुसाइड और मर्डर के एक्यूजन में, उसके लिए रैली निकाली जाती है। जैसे कि मान लो ये किसी जर्नलिस्ट का अरेस्ट है या बल्कि उन्हीं की पार्टी के किसी बड़े नेता का अरेस्ट किया गया। लेकिन एक चीज़ जो बुरी है वो है गवर्नमेंट का सेलेक्टिव होना या हम का पॉलिटिकल पार्टी का सेलेक्टिव होना, कि एक जर्नलिस्ट जिस पे मर्डर या फिर हमका सुसाइड का चार्ज है उसको अरेस्ट किया जाता है पूछताछ के लिए, उसके फेवर में आप लोग खड़े हो रहे हो। डिफरेंट स्टेट्स में या फिर डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कितने जर्नलिस्ट को मर्डर कर दिया जाता है, कितने जर्नलिस्ट सुसाइड कर लेते हैं, कितने जर्नलिस्ट जेल में है, उन पे पता चला देशद्रोही के आरोप लगा दिए जाते हैं जो आज तक नॉन बेलेबल ऑफेंस बन चुका है, उनके बारे में बात ही नहीं कर रही। अब जैसे कि 55 जर्नलिस्टों के खिलाफ उन्हें थ्रेटेंड किया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कोरोना के रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। या फिर हम बात करें हाथरस केस पे, एक रिपोर्टर जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग कर रहा होता है जिसपे यूएपीए का एक्ट लगा दिया जाता है। या फिर लद्दाख का कोई जर्नलिस्ट जो कि कमेंट कर देता है बीजेपी के एमपी के फेसबुक पोस्ट पे, मतलब अगर मैं कल को प्रधानमंत्री के फेसबुक पोस्ट पे कुछ कमेंट कर दूं किसी सोशल मीडिया पे तो क्या मुझे भी अरेस्ट कर लिया जाएगा?
एक जर्नलिस्ट आजमगढ़ में जो कि ये दिखा रहा है कि कैसे बच्चे मजबूर हैं उन्हें पोछा लगाने के लिए, या फिर बिजनौर का एक जर्नलिस्ट ये दिखाता है कि आज भी दलित फैमिलीज बिजनौर के अंदर वाटर पंप से पानी नहीं ले सकती, या फिर मिर्ज़ापुर के मिड डे मील का दिखाता है एक जर्नलिस्ट जहाँ पे आज भी बच्चे रोटी और नमक खिलाया जा रहा है मिड डे मील के नाम पे। तो मिड डे मील का पैसा जा का रहा है। एक जर्नलिस्ट को फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर की तरफ से, क्योंकि वो इस पे रिपोर्ट तैयार कर रहे थे कि माइग्रेंट लेबर्स को राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर बस्तर की आवाज़ एक न्यूज़पेपर ये छाप देता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर एक माइग्रेंट लेबर अपना फ्रिज बेच देता है सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, ताकि उसे खाने को कुछ मिल जाए। फिर अंडमान एंड निकोबार का एक जर्नलिस्ट को सिर्फ इसलिए अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो क्वारंटीन के नॉर्म्स के बारे में क्वेश्चन करता है। ये तो हमने ऐसे आपको बोलते बोलते हाल ही में 10 सेकेंडों के अंदर 10 कहानियाँ सुना दी। मतलब 10 जर्नलिस्टों के केसेस हाल ही में कोरोना लॉकडाउन के बाद क्या हुआ पिछले 3 महीनों में। अब कितने केस बनेंगे गौरी लंकेश जैसे, वो तो हम खुद भी नहीं जानते। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा मीडिया के रोल की। हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये 3 पिलर से, और चौथे पिलर के रूप में मीडिया को अपनाया गया है। लेकिन मीडिया जो है, मीडिया कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि मीडिया राजा के साथ दोस्ती कर लेता है। मीडिया का काम होता है कि वो क्या दिखाए, राजा की जय जयकार या प्रजा की हाहाकार। मीडिया अपनी शपथ लेता है कि वो प्रजा की हाहाकार दिखाएगी, क्योंकि राजा के पास इतना पैसा है, क्योंकि वो राजा है, कि वो अपनी जय जयकार पैसे दे के भी करा सकता है। लेकिन प्रजा के पास अगर पैसा होता तो फिर प्रजा हाहाकार में होती क्यों। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपने जब इस प्रोफेशन में कदम रखा था तो आपने शपथ किस चीज़ की ली थी। क्योंकि मीडिया की तरह अगर सभी पैसों के लालची हो जाए तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया एक भी पुल इस दुनिया में खड़ा रहेगा, या फिर डॉक्टर्स के द्वारा ट्रीट किया गया एक भी मरीज जिंदा रहेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन करने का विषय है कि ऐसे 2 मुद्दे हैं, एक जो जर्नलिस्ट सच्चाई सामने लाते लेकिन उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता, और ऐसे दूसरे जर्नलिस्ट जो खुलेआम एक ब्रांड बन के, एक नेता से कम वैल्यू नहीं है उनकी, जो गलत सलत प्रोपोगेंडा फैलाते हैं। अब ऐसा होता क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है किसी भी देश की, उन्हें अपनी अच्छाई करने के लिए कि हमारे बारे में कुछ अच्छा बोले, वो इन जर्नलिस्ट की मदद लेती है। जर्नलिस्ट को बदले में क्या मिलता है? जर्नलिस्ट को बदले में पैसा, पावर, रेपुटेशन मिलती है, और इनको बदले में ये मिलता है कि इनकी इमेज इतनी अच्छी बनेगी इन नेताओं की कि अगले इलेक्शन में ये फिर से आ जाएंगे। अर्नब गोस्वामी का मुंबई पुलिस कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि पीएमओ में अच्छे कॉन्टैक्ट्स की वजह से उन्हें सुप्रीम कोर्ट से तुरंत राहत मिलेगी। हमारे यहाँ जो मीडिया है वो बताने की जरूरत नहीं कैसा है, क्योंकि हमारा जो मीडिया, जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, उसमें हम 142 नंबर पे आते हैं। मतलब हमारी जो रेंज है वो उन देशों में जो इस्लामिक स्टेट्स वगैरह, या फिर हम बात करें ऐसे जहाँ पे गवर्नमेंट सारी चीज़ें छुपाती है। ऐसा नहीं पूरी दुनिया में होता है। अब जैसे कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो जर्नलिस्ट है वो किस देश में कैद में है, तो वो है आपका टर्की। टर्की में हमने कई वीडियोस में ये बात बताई है आपको कि कैसे टर्की एक कम्युनिस्ट देश बन गया है, जो कभी अपने काम के दम पे मेयर, आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट दोनों चीज़ बन चुका है। वो आया, लेकिन अब क्योंकि एक वो कहते नहीं है कि लालच का लोभ, सत्ता का लोभ हो जाता है, जिसकी वजह से अब वो गद्दी छोड़ना नहीं चाहता, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को क्वेश्चन करता है, या फिर गवर्नमेंट्स की बुराइयां दिखाते कि गवर्नमेंट्स की चोरियां पकड़ता है, उन सबको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ टर्की नहीं, सऊदी अरेबिया भी ऐसा करता है, उसके बाद बहुत से ऐसे अरब कंट्रीज करता है, और इवन इंडिया भी ऐसा करता है। यही रीज़न है हम 180 कंट्रीज में से 142 नंबर पे आते हैं, जिसमें जो वर्स्ट है वो आपको नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया में कंडीशन सबसे ज़्यादा वर्स्ट है, फ्रीडम इंडेक्स की बात करें हम। लेकिन क्या आप जानते हो, कोरिया, चाइना, ईरान हो या सऊदी अरेबिया, ये कुछ ऐसे ही देश हैं। आप जानते हो हर साल न जाने कितने लोग, कितने जर्नलिस्ट अपनी जान गंवाते हैं, उन्हें मार दिया जाता है। मलाला का अगर आपने नाम सुना होगा तो मलाला यूसुफजई की रिपोर्ट को सामने लाने के लिए भी जो सबसे बड़ा रोल था वो बीबीसी का था, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। यही रीज़न है कि हमारा जो बाहर की कंपनी बीबीसी, जब भी हम न्यूज़ की बात करते हैं, एनडीटीवी को अगर हम हटा देते हैं तो सबसे ज़्यादा लोग बीबीसी पे ही भरोसा करते हैं। वो इसलिए भी क्योंकि बीबीसी का जो नेटवर्क है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दायरे में काम नहीं करता। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उन्हें कोई डर नहीं है कि कल को हमारा न्यूज़ चैनल बंद कर दिया जाएगा। वो वही दिखाते जो उन्हें लगता है कि हाँ भाई वो सच करें।
क्योंकि उनकी ब्रॉडकास्टिंग को बैन किया जा सकता है लेकिन उन्हें अदर प्लेटफॉर्म से बंद नहीं किया जा सकता। हर साल बीबीसी के भी 100 से भी ज़्यादा लोग 100 से भी ज़्यादा जर्नलिस्ट को मार दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो सच्चाई लाने का काम करते हैं। मीडिया की अगर हम बात करें तो मीडिया में दो तरीके के केस होते हैं। एक जर्नलिस्ट जो सच्चाई लाना चाहते हैं सामने लेकिन उनके साथ बुरा किया जाता है, उन पे देशद्रोही का आरोप लगा दिया जाता है। तो दूसरे वो जर्नलिस्ट होते हैं जो खुलेआम सरकार के साथ या फिर हम ये कह लें कि जो अपने जान बचाने के लिए झूठ इस हद तक बोलते, इस हद तक प्रोपेगेंडा फैलाते कि आप सोच भी नहीं सकते। अब जैसे कि सुधीर चौधरी की ही बात करें तो सुधीर चौधरी को आज नहीं, आज से 8-10 साल पहले सुधीर चौधरी को जेल हुई थी क्योंकि ये 100 करोड़ रुपए लेते हुए पकड़े गए थे। इनका स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। ब्लैकमेलिंग और वसूली के आरोपों से घिरे जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के एडिटर समीर अहलूवालिया को क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए चाणक्यपुरी बुलाया था, लेकिन पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों संपादकों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों संपादकों पर आरोप है कि इन्होंने कोयला घोटाले में खबर को रुकवाने के बदले कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल से 100 करोड़ रुपए मांगे थे। इस बारे में नवीन जिंदल ने 25 अक्टूबर को सबूत के तौर पर स्टिंग ऑपरेशन की एक सीडी मीडिया को दिखाई थी। इस मामले में जिंदल की कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की तरफ से पुलिस में एफआईआर दर्ज भी करवाई गई थी। ये बता क्या है, ये इतनी बड़ी चीज है कि एकदम 20 का बता के कि भाई 20 करोड़ रुपए है, 5-5 करोड़ रुपए 4 साल और आके फिर कहें जी 25 करोड़ रुपए 4 साल के। नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या दिक्कत क्या है। बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच ने सीडी की जांच सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब से करवाई। सूत्र बताते हैं कि सीएफएसएल की जांच में पता चला है कि सीडी के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है और सीडी के तथ्य सही हैं। हम लोग अपने न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं, अगर हम एक दो न्यूज़ चैनल्स को हटा दें कि हमने तबलीगी जमात, सीएए, एनआरसी के बारे में जो हमने पढ़ा, लेकिन जो टाइम मैगजीन ने छापा बिल्किस को मोस्ट टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑफ द ईयर्स में, तो वो हमें साफ देखने को मिला है कि एक्चुअली में हमारे मीडिया और जो एक इंटरनेशनल मीडिया उसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। इस टॉपिक पे अभी हमें अर्नब गोस्वामी का भी बताना था और थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना था, फिर कभी हम बात करेंगे बहुत ही डिटेल्ड वे में। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट कर दीजिए अपने व्यूज़। और अगर आप चाहते कोई मैं नए टॉपिक पे बोलूँ किसी टॉपिक पे तो वो भी आप कमेंट में मुझे मेंशन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय और देखते रहिए मेरे चैनल।